Hello viewers, welcome back to my channel. In the video today, I am going to discuss with you some important features related to the green revolution in India, जो कि हरित क्रांति के नाम से भी पॉपुलर है। तो ये वीडियो में आज हम उस ग्रीन रिवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ बातों को डिस्कशन करने वाले हैं। And the things that we are going to discuss in this video, let me tell you in the beginning. First we will see ये जो term green revolution है वो कहाँ से आया, who was the first person who used this term green revolution and in what context. Second हम ये देखेंगे कि how did it come to India and with what purpose. ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति इंडिया में कब आया, क्यों आया. थर्ड में हम देखेंगे कि ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में लॉन्च किया गया उससे इंडिया को क्या क्या फ़ायदा हुआ, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रीन रिवोल्यूशन से खाली हमको बेनिफिट मिला या तो इसका कुछ खमियां, या तो हम जिसको हम लिमिटेशंस बोलते हैं, शॉर्टकमिंग्स बोलते हैं, डिमेरिट्स बोलते हैं, वो भी कुछ है ग्रीन रिवोल्यूशन का. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विथ यू टुडे. आई होप यू विल एन्जॉय दिस, सो स्टे विथ मी. लेट अस प्रोसीड. तो चले हम पहले जानते हैं कि ये ग्रीन रिवोल्यूशन का टर्म जो है वो कहाँ से शुरुआत उसका कहाँ से हुआ था. सो यू कैन सी ए स्टेटमेंट मेड बाय ए फेमस पर्सन, द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट. यहाँ पर आप देख सकते हो द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएआईडी, यूएसए का एक एजेंसी का एडमिनिस्ट्रेटर जिनका नाम था विलियम एस गॉड. विलियम एस गॉड, he was the first person who mentioned this green revolution. So he was making a speech, he was delivering a speech in the year 1968, and वो जो स्पीच में वो क्या बोलना चाहते थे, वो ये बोलना चाहते थे कि अमेरिका में जो एग्रीकल्चर, अमेरिका में ड्यूरिंग दैट टाइम इन अमेरिका सम मॉडर्न टेक्निक्स वे आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में अमेरिका में कुछ मॉडर्न टेक्निक्स का यूज किया जा रहा था ड्यूरिंग द 1960s. एंड द एम ऑफ यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इन यूएसए वाज टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री. तो उसको हिंट करके वही कंटेक्स्ट में विलियम एस गॉड ने अपने स्पीच में ये मेंशन किया था कि these and other developments, he was referring to the technologies which were introduced in the field of agriculture. उन्होंने ये कहा कि these and other developments in the field of agriculture contain the makings of a new revolution. वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ला रहे हैं एग्रीकल्चर में, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग ए न्यू रिवोल्यूशन, एक नया विप्लव लाने वाला है ये टेक्नोलॉजी. It is not like a violent red revolution like that of the Soviet. Soviet means Russia. Russia में एक red revolution, okay, by the Bolshevik party. It was a revolution which was fought, which was there in Russia. It was a very violent revolution. Many people lost their life, many people lost their property, and it brought misery, disturbances in the society of Russia. उसको हम रेड रिवोल्यूशन के नाम पे जानते हैं. एंड और एक रिवोल्यूशन उसी तरह का हुआ था ईरान में, द शाह ऑफ ईरान, उसको हम कहते हैं वाइट रिवोल्यूशन. दैट वाज आल्सो अगेन ए पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिवोल्यूशन विच वाज देयर फॉर द सेक ऑफ पावर पोजीशन. इसके चलते ये रिवोल्यूशन हुआ था ईरान में, एंड इट वाज अगेन ए वेरी मच डैमेजिंग रिवोल्यूशन. पीपल्स लाइफ वेयर सैटर्ड, पीपल फेस्ड मेनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंसेस, डिफ़िकल्टीज़. तो ये जो दोनों रिवोल्यूशन है, वाइट एंड रेड रिवोल्यूशन, उसकी तरह ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं था. वो ये कहना चाहते थे कि हमारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर में, ये एक रिवोल्यूशन लाने वाला है जो कि एक बहुत बेहतर ज़िंदगी हमको देने वाला है विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री. तो उन्होंने ये कहा था आई कॉल इट द ग्रीन रिवोल्यूशन. उन्होंने मेंशन किया कि मैं इसको ग्रीन रिवोल्यूशन कहता हूँ. सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन. इज दैट ओके? सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी. नाउ
What does it symbolize? Green evolution कहने से हम क्या समझते हैं? As you know, green symbolizes crops, green symbolizes plants. So green evolution symbolizes strategic measures applied in the agriculture to boost production. Agriculture में production को बढ़ावा देने के लिए जो भी हम changes लाते हैं, जिस तरह का मशीनरी, जिस तरह का सीड्स, फर्टिलाइजर यूज करते हैं विथ ए प्रॉपर प्लानिंग, उसको कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट, द क्रेडिट फॉर इनिशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन गोज टू नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलग. यू मस्ट रिमेंबर दिस नेम, you must not forget this name, Norman Ernest Borlaug. He is called the father of green evolution of the world. He was the first person who made intensive study, intensive research work in this field to make it a successful one. So he was an American agronomist, and the credit goes to this person to implement successfully this revolution called the green revolution. You can see his photo. He was born in the year 1914 and he passed away in the year 2009. Now he led initiatives worldwide that contributed to the extensive increase in agricultural production which is termed as green evolution. तो उन्होंने अपने ही कंट्री में नहीं, उन्होंने पूरे धरती पे all over the world he tried his measures, he gave his contributions, he shared his ideas with the scientists of different countries so that the benefit of green revolution could be reached to different parts and corners of the world. यही वजह है कि सर अर्नेस्ट बोरलॉग को 1970 में वर्ल्ड पीस के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया. उन्होंने जो योगदान दिया है फूड प्रोडक्शन को बढ़ा के हंगर मिटाने का, लोगों को स्टारवेशन डेथ से बचाने के लिए उन्होंने जो कोशिश की थी, जो योगदान दिए थे, उसके चलते उनको वर्ल्ड पीस के लिए 1970 में नोबेल प्राइज़ से, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है, उनसे सम्मानित किया गया था. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया में कैसे आया? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, नो डाउट इट स्टार्टेड विद व्हाट दिस पर्सन मिस्टर नॉर्मन बोरलॉग, बट हाउ डिड इट कम टू इंडिया, एंड इंडिया में उसको लॉन्च करने का इरादा क्या था हम लोग का? नाउ बोरलॉग टुक अप ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च इन मेक्सिको. वो मेक्सिको में एक लैबोरेटरी में एक रिसर्च वर्क कर रहे थे, एंड इन द मेन पर्पस ऑफ द रिसर्च वर्क वाज टू डेवलप ए पर्टिकुलर सीड, एक बीज, गेहूं का एक बीज को वो जेनेटिकली रिसर्च में लैबोरेटरी में डेवलप करना चाहते थे, जिसका कि खेती किया जाएगा इन फ्यूचर. एंड वो जो सीड था इट वाज ए सेमी ड्वार्फ, मतलब वो सीड से जब हम खेती करेंगे जो प्लांट होगा वो सेमी ड्वार्फ साइज का प्लांट होगा. ये बहुत छोटा नहीं होगा या तो बहुत बड़ा भी नहीं होगा लाइक अदर ट्रेडिशनल सीड्स. सेकेंडली, ये हाई यील्ड वैरायटी सीड होगा. हाई यील्ड वैरायटी का मतलब है वो सीड से अगर हम कल्टीवेशन करते हैं गेहूं का तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा. थर्डली, डिजीज रेजिस्टेंट, ये जो सीड से होने वाले जो प्लांट्स है दे विल बी रेजिस्टेंट टू एनी काइंड ऑफ डिजीज, जो कि कॉमनली खेत को नष्ट करते हैं, क्रॉप्स को नष्ट करते हैं. उस तरह का डिजीज वो इतना जल्दी पकड़ने वाला नहीं होगा. सो इस तरह का एक सीड का रिसर्च वो कर रहे थे अपने लैबोरेटरी में इन मेक्सिको. नाउ ड्यूरिंग द मीट एंड ही वाज सक्सेसफुल इन डेवलपिंग दैट सीड. तो जब वो सक्सेसफुल हो गए उस सीड को डेवलप करने में या तो सीड को बनाने में, इन द मिड 20th century बोरलॉग लेड द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYV सीड हम जिसको कहते हैं, इसको मिरेकल सीड भी कहा जाता है. तो उन्होंने 20th century के मिड पार्ट में वही सीड को मेक्सिको में, पाकिस्तान में एंड इंडिया में भी ट्राई किए एक्सपेरिमेंट बेसिस में कि ये सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स. एंड to his surprise and rather to the surprise of the entire world,
मेक्सिको बिकेम ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट बाय द ईयर 1963। मेक्सिको में जहाँ की व्हीट का प्रोडक्शन पहले बहुत कम होती थी, अभी 1963 में आफ्टर द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकली और यू कैन से जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को यूज करने के बाद इतना प्रोडक्शन बढ़ गया मेक्सिको में कि मेक्सिको एक एक्सपोर्टर कंट्री बन गया व्हीट का बाय द ईयर 1963। एंड 1965-1970 के अंदर, बिटवीन 1965 एंड 1970 व्हीट यील्ड्स नियरली डबल्ड इन पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया एंड पाकिस्तान को भी बहुत बेनिफिट मिला इस तरह का क्रॉप से। एंड यहाँ पे इंडिया में हमारा क्रॉप प्रोडक्शन व्हीट का जो है मोर देन डबल हो गया एंड इंडिया कुड अचीव फूड सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू वेराइटी ऑफ सीड्स। ठीक है, एंड यहीं से हम कह सकते हैं कि शुरुआत हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन का इन इंडिया। तो अभी हम चलिए देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया जो शुरुआत हुआ इंडिया में, हु वाज द पर्सन इन इंडिया टू प्रमोट दिस, टू इनिशिएट दिस आइडिया एंड टू मेक इट a really successful one. So he was none other than M.S. स्वामीनाथन, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। सो ये जो थे 1960s में, इन द ईयर 1960s, मैं आपको अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो ग्रीन रिवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ आवर पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी इन द ईयर 1965। इंडिया में 1965 में पंजाब से उसका शुरुआत हुआ था एंड उसको शुरुआत करने का एक इरादा था क्योंकि 1964-65 एंड 65-66 ये दोनों ईयर में इंडिया में बहुत बड़ा ड्रट हुआ था एंड जिससे कि फूड प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था। फूड प्रोडक्शन कम होने से मेनी पीपल इन इंडिया दे वर स्टार्विंग टू डेथ। ठीक है, तो ये जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया गया, राइट। एंड M.S. स्वामीनाथन का योगदान यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड दैट इज़ वाई मिस्टर M.S. स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो ये M.S. स्वामीनाथन अलॉन्ग विथ नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे, उनके साथ मिल के दे वॉन्टेड टू लॉन्च इट इन इंडिया एंड इट वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, तो ये था इंडिया में शुरुआत किसका, ग्रीन रिवॉल्यूशन का, राइट। प्लीज नोट इट दैट इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1965 एंड फर्स्ट इसको पंजाब में ट्राई किया गया एंड लेटर ऑन इट वाज एक्सपेरिमेंटेड इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक सम पार्ट्स ऑफ यूपी, हरियाणा, ये स्टेट्स में भी उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। अंडरस्टैंड नाउ। तो अभी हम चलिए देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, क्यों आया इंडिया में, ये तो हम समझ गए। बट अभी हम देखेंगे कि इसको जो शुरुआत किया गया, इसका जो लॉन्च किया गया, क्या क्या एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप्स लिया गया, क्या क्या चेंजेस लाए गए टू मेक आवर एग्रीकल्चर बेटर एंड मोर प्रोडक्टिव। तो पहले हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया, HYV सीड्स, जो भी सीड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड हम जिसको कहते हैं, जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, उसको हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स भी कहा जाता है। इसको मिराकल सीड भी कहा जाता है। मिराकल मतलब चमत्कारी बीज। चमत्कार किस तरह का चमत्कार बोलाता था कि ये जो सीड्स अगर हम कल्टीवेशन करेंगे, खेती करेंगे, तो जो प्रोडक्शन होगा बहुत ज़्यादा हमको मिलता था। तो ये एक चमत्कार की तरह था, ठीक है। दैट्स वाई दे वर कॉल्ड मिराकल सीड्स। तो फर्स्ट स्टेप दैट वाज अंडरटेकन अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज दैट हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वेर यूज्ड, ठीक है। एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड को पॉपुलर करने के लिए फार्मर को एनकरेज किया गया एंड उसके चलते दो प्रॉपर स्टेप्स पे लिया गया एंड द स्टेप्स वेयर नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1963। 1963 में इंडिया में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश किया गया, जिसका काम था इस तरह का बीज को जेनेटिकली मॉडिफाइड और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को बनाना, ओके, उसको तैयार करना। एंड उसके बाद नेशनल सीड्स प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1977 विद कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक कवरिंग 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 9 राज्य में नेशनल सीड्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया। 9 राज्य में इस तरह का सीड को यूज करने के लिए फार्मर को एनकरेज किया गया, फार्मर को एडवाइज किया गया एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स वेयर अंडरटेकन अंडर दिस
इन द ईयर 1977 अंडर द नेशनल सीड्स प्रोग्राम। ठीक है, तो उसके बाद जो मेजर स्टेप लिया गया वो है इरिगेशन, बोथ सरफेस एंड ग्राउंड। तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड्स। तो जब हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड यूज़ करते हैं, वी नीड प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स। एंड वाटर हमको कहाँ से मिलता है? ज़्यादातर इन इंडिया पीपल और फार्मर्स दे आर डिपेंडेंट ऑन द मानसून रेन, बट मानसून रेन इज सीजनल, यू ऑल नो इट। सो अगर मानसून के ऊपर हम डिपेंड करेंगे, वी मे नॉट बी गेटिंग सफिशिएंट वाटर फॉर आवर क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर। तो दैट्स वाई द गवर्नमेंट फेल्ट दैट if we want to make the revolution successful, then we have to have proper irrigation system, and for that different steps were undertaken, like construction of dams, construction of canals, okay, ट्यूबवेल, बोरवेल, इस तरह का भी प्रोविजन किया गया, so that there should not be any kind of difficulty in arranging water for the crops, right? नेक्स्ट, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये भी एक बहुत बड़ा मेजर चेंज था इंडियन एग्रीकल्चर में। पहले क्या होता था, बिफोर 1960s इंडिया के जो फार्मर थे दे वर मोस्टली यूजिंग बायो फर्टिलाइजर लाइक काउ डंग, ठीक है, या तो इस मेनली काउ डंग वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर विच वाज यूज्ड इन द मैन्योर, जो विच वाज यूज्ड इन द फील्ड। बट अंडर दिस ग्रीन इवोल्यूशन फार्मर्स को एनकरेज किया गया केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ करने के लिए, लाइक NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम, क्योंकि इस तरह का फर्टिलाइजर अगर हम प्रॉपर यूज़ करेंगे वो क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीज लाने में हमको मदद कर सकता है। द नेक्स्ट स्टेप वाज टेकन वाज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल पेस्ट्स, वीड्स, rodents, etc. In India, you may be knowing that a major part of our crops is damaged by insects, by pests, by rodents and by various types of diseases. ठीक है, तो कटाई से पहले इस तरह का क्रॉप्स हमारा नष्ट हो जाता है, और कटाई के बाद भी जब हम उसको रखते हैं, अगर उसको प्रॉपरली हम स्टोरिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर उसको मेडिसिन के साथ उसको यूज़ नहीं स्टोर नहीं करते हैं, देन दे आर डैमेज्ड बाय सच एलिमेंट्स। तो इससे इस तरह का इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड रोडेंट्स, चूहा, इस तरह का जो जानवर हैं जो हमारे क्रॉप्स को क्षति पहुंचाते हैं, उनसे बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब का यूज़ भी करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। ठीक है, सो दिस वाज अनदर स्टेप, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स एंड other kinds of chemicals to protect our crops against such damages. You can see consolidation of holdings. Consolidation of holdings होता क्या है? It means bringing the land of a farmer to one place. अगर एक फार्मर का ज़मीन अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड होके है, ए पर्सन लैंड इज स्कैटर्ड हियर एंड देयर, एंड वो लैंड को कल्टीवेट करता है, तो उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ओके, इससे क्या होता है, टाइम लॉस होता है, ज़्यादा पैसा खर्च होता है, एंड प्रोडक्शन भी ठीक से नहीं होता है, क्योंकि वो हर एक जगह पे क्रॉप्स का इक्वली उसका केयर नहीं ले सकता। सो ए प्रोग्रामर लर्न्ड अंडर द ग्रीन इवोल्यूशन टू कंसोलिडेट द होल्डिंग। अगर एक आदमी का ज़मीन 4-5 जगह पे अलग अलग जगह पे है, the step was taken so that these people could have their land at one place instead of at different places. So this was called the consolidation of holding. ठीक है, that means farmers land at one place which will make it convenient for him to cultivate the land and to take care of his crops in a better way. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स जमीन से रिलेटेड, कल्टीवेशन से रिलेटेड बहुत सारे रूल रेगुलेशन को चेंज किया गया। तो लैंड रिफॉर्म होता क्या है एग्जैक्टली? लैंड रिफॉर्म मीन्स रिमूवल ऑफ ऑब्स्टैकल्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर फील्ड में कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन है जो कि एक ऑब्स्टैकल है, जो कि एक बैरियर है इन इंक्रीजिंग द फूड प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, तो उस तरह का रूल एंड रेगुलेशन को हटाना, दूर करना, सो दैट द फार्मर कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम हिज कल्टीवेशन। तो इसको कहते हैं लैंड रिफॉर्म, मतलब चेंज।
लैंड रिफॉर्म मतलब लैंड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करना, दैट इज कॉल्ड लैंड रिफॉर्म। आपको पता होगा अभी गवर्नमेंट ने, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से। क्यों? क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि 370 आर्टिकल्स के चलते द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वे आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, ओके, एंड they were also there was not developmental activities could not be taken off in the state of Jammu and Kashmir due to this 370 article। तो दैट्स वाई ये आर्टिकल को चेंज किया गया, ओके, एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो पहले जो स्टेटस था अभी वो चेंज हो गया। नाउ वी एक्सपेक्ट जम्मू एंड कश्मीर टू बी ए वेरी डेवलप्ड स्टेट इन इंडिया। तो इसको कहते हैं रिफॉर्म। कोई अच्छा काम के लिए, कोई अच्छा अचीवमेंट के लिए अगर हम कुछ चेंजेस लाते हैं उसको हम रिफॉर्म कहते हैं। तो उसी तरह के लैंड रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में अंडर द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो क्या क्या था लैंड रिफॉर्म में? ओनरशिप ऑफ लैंड, लैंड का मालिक कौन है उसके बारे में चेंजेस किया गया। लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो फार्मिंग करते हैं, पहले क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे कंट्री में थे देन द फार्मर्स हैड टू गिव हेवी टैक्सेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो ये जो टैक्सेस रेवेन्यू के हिसाब से हम देते हैं, फार्मर्स देते हैं गवर्नमेंट को, वो भी एक उसका एक लिमिट होना चाहिए एंड प्रॉपर वे ऑफ पेइंग रेवेन्यू, प्रॉपर प्रोसीड्यूर होना चाहिए सो दैट द फार्मर्स डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। थर्ड हो गया लैंड से रिलेटेड एनी अदर काइंड्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशन को चेंज करना। सो सच लैंड रिफॉर्म्स आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। तो पहले ये लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत क्या क्या, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। अगर एक फार्मर को टैक्स देना है गवर्नमेंट को, द फार्मर शुड बी एबल टू गिव द टैक्स डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट। फार्मर एंड गवर्नमेंट के बीच देयर शुड नॉट बी एनी थर्ड पर्सन। अगर फार्मर को गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो ए फार्मर शुड गो टू द गवर्नमेंट ऑफिस एंड ही शुड पे द टैक्स डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट। अगर फार्मर एंड गवर्नमेंट के बीच अगर 2-3 और इंटरमीडिएरीज आ जाएंगे जो कि फार्मर से टैक्स कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को देंगे, तो इससे क्या होता है ना, फार्मर का लॉस होता है। द फार्मर हैज़ टू पे मोर टैक्सेस। तो इसको हटाया गया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विच वॉज टेकन अंडर दिस वॉज अबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी सिस्टम पहले चलता था उसको हटा दिया गया। एंड लेट मी टेल यू हियर दैट ड्यू टू एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, ठीक है, मिडिल मैन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, 2 crore tenants आर ब्रॉट इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। अभी मोर देन 2 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते हैं। मीन्स नाउ दे डोंट हैव टू गिव टैक्सेस टू द इंटरमीडिएरीज एंड दे आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। उसके बाद ये भी डिसाइड किया गया कि कितना रेवेन्यू दिया जाएगा। रेवेन्यू तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देंगे, सेकेंड थिंग इज कितना देंगे। तो ये भी फिक्स किया गया कि जो भी प्रोडक्शन होता है, द रेवेन्यू और द टैक्स दैट वी आर पेइंग, इट शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रॉप्स। जितना भी प्रोडक्शन होगा कभी भी वो टोटल प्रोडक्शन का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द रेंट, जो जमीन का हम देते हैं, क्या रेंट देते हैं उस, एंड दैट शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट स्टेप वॉज टेकन दैट सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट। होता क्या है, देर आर मेनी फार्मर्स हु डू नॉट हैव देयर ओन लैंड, दे कल्टिवेट अदर पीपल्स लैंड एंड जब समटाइम्स इट हैपन्स दैट दे आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर लैंड विदाउट एनी काइंड ऑफ नोटिस, विदाउट एनी काइंड ऑफ अरेंजमेंट फॉर देम, उनको निकाल दिया जाता है। एक आदमी जिसके पास लैंड नहीं है और दूसरा आदमी का लैंड को कल्टीवेट कर रहा है, 10 साल 15 साल वो कर रहा है एंड उसी से उसका गुजारा हो रहा है। सडनली अगर हम उसको निकाल देंगे कि तुम्हारा ये ज़मीन नहीं है, तुम निकल जाओ, तो वो कहाँ जाएगा? व्हाट विल डू? नाउ ही विल बी एट नोवेयर, ही विल फेस मेनी टाइप्स ऑफ हरासमेंट्स एंड डिफिकल्टीज। तो इससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन किया, सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट, कि जो ज़मीन को कल्टीवेट कर रहा है, चाहे वो ज़मीन उसका हो या ना हो, उसका बिना रूल रेगुलेशन के, बिना गवर्नमेंट का परमिशन से उसको वहाँ से निकाला नहीं जा सकता। इससे क्या होगा ना, फार्मर थोड़ा सा रिलैक्स फील करेगा। फार्मर्स विल फील द सिक्योरिटी दैट एटलीस्ट आई कैन हैव सम इनकम फ्रॉम दिस फील्ड, फ्रॉम माई कल्टिवेशन, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग किया गया। उसके बाद सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, अनदर स्टेप वाज टेकन। सीलिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट फिक्स किया गया कि एक आदमी के पास, एक फैमिली के पास मैक्सिमम कितना लैंड होना चाहिए। अगर वो फैमिली, कोई भी फैमिली के पास वो लिमिट से ज़्यादा लैंड है तो गवर्नमेंट क्या किया, एक रूल बनाया कि
द सरप्लस लैंड, जो एक्सेस लैंड विथ ए फैमिली विथ ए पर्सन, दैट विल बी सीज्ड, उसको सीज कर दिया जाएगा, उसको ले लिया जाएगा वो आदमी से, एंड द लैंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग द लैंडलेस पीपुल। हमारे देश के जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास लैंड नहीं था, ज़रूरतमंद लोग जो थे, उनमें वो सरप्लस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, सो दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ आवर कंट्री कुड गेट सम लैंड सो दैट दे कैन सर्वाइव। तो दिस इज कॉल्ड सीलिंग। सीलिंग मतलब लिमिट फिक्स करना। गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स किया कि मेरे सपोज XYZ एक आदमी है, उसको 5 एकड़ का ज़मीन होने से वो आराम से गुजारा कर सकता है, बट देखा गया कि उसके पास 10 एकड़ का ज़मीन है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, जो एक्सेस 5 एकड़ उसके पास है वो 5 एकड़ ले जाएगा, एंड दैट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लैंडलेस पीपल। सो दीज वर सम स्टेप्स विच आर अंडरटेकन अंडर लैंड रिफॉर्म। ठीक है, एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म, यू कैन सी ओवर हियर, एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म, ये क्या है? ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ज़मीन के आसपास नहीं रहते हैं, वो और कहीं जगह पर रहते हैं, और वो भाड़े में दे देते हैं ज़मीन को खेती करने के लिए दूसरे लोगों को। इससे क्या होता है, दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ देयर लैंड, सो दिस इज़ नॉट ए लॉस टू देम बट ए लॉस टू द होल नेशन। तो इसको हटाया गया। ठीक है, टेनेंशियट विल, टेनेंशियट विल मतलब हो गया कि मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन गांव में है, मैं शहर में नौकरी करता हूं, तो मैं कभी कभी गांव में जाता हूं, ज़मीन जब मेरा मन करेगा मैं खेती करूंगा, जब मन नहीं करेगा मैं ऐसे उसको आइडियल छोड़ दूंगा। तो इट इज़ अगेन लॉस टू द गवर्नमेंट, इट इज़ अगेन लॉस टू द कंट्री। ठीक है, उपजाऊ ज़मीन को हम कभी भी आइडियल नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये दिस वाज ए प्रैक्टिस इन इंडिया, गवर्नमेंट इसको महसूस किए, एंड इट वाज अगेन सम स्टेप्स वर टेकन सो दैट दिस काइंड ऑफ टेनेंशियट विल कुड बी रूल्ड आउट फ्रॉम द लैंड। अपने मन मर्जी से हम खेती नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब इफ देयर इज ए लैंड दैट मस्ट बी कल्टिवेटेड। देन शेयर क्रॉपिंग, तो इस तरह का बहुत सारा मेजर चेंजेस किए गए लैंड रिफॉर्म के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट स्टेप व्हिच वाज टेकन अंडर ग्रीन रिवोल्यूशन, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। इट मीन्स फार्मर को पैसा चाहिए, कल्टीवेशन के लिए पैसा का ज़रूरत पड़ता है, हर एक स्टेज में फार्मिंग का पैसा का ज़रूरत होता है। तो इंडिया में जो फार्मर्स है दे वर मोस्टली वेरी पुअर, दे कुड नॉट अरेंज फॉर दिस फाइनेंस कैपिटल, हम जिसको कहते हैं पैसा का अरेंजमेंट, वो इतना जल्दी नहीं कर पाते, जिसके चलते दे वर गोइंग टू द लोकल मनी लेंडर, साहूकार के पास जाते थे, एंड वो लोग उनको लूटते थे। तो इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन से उनको बचाने के लिए उनको पैसा का प्रोविज़न, पैसा का अरेंजमेंट करने के लिए फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रूरल बैंक्स एस्टेब्लिश किए, कोऑपरेटिव्स किए, कमर्शियल बैंक्स किए, सो दैट दिस पीपल, दिस फार्मर्स ऑफ इंडिया कुड गेट इजी क्रेडिट फ्रॉम द बैंक्स। रूरल रोड्स एंड रेगुलेटेड मार्केट्स, रूरल रोड्स, आपको पता होगा कि अगर रोड कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, हमारा प्रोडक्शन हो रहा है गांव में इंटीरियर एरिया में, बट देयर आर नो गुड रोड्स, देन वी कैन नॉट रीच द फार्मर्स एंड वी कैन नॉट प्रोक्योर द क्रॉप्स फ्रॉम द एरियाज। इससे क्या होता है ना, बहुत सारे क्रॉप्स नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने रोड्स की कंस्ट्रक्शन किए सो दैट वी कुड एक्सेस टू दोज एरियाज वेयर द कल्टिवेशन इज गोइंग ऑन। ठीक है, एंड मार्केट को भी रेगुलेटेड किया गया। मार्केट जब प्रोडक्शन हो जाता है, फार्मर अपना प्रोडक्शन को लाके, क्रॉप्स को लाके मार्केट में सेल करने के लिए आता है, तब क्या होता है, ही हैज़ टू फेस लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडिल मैन और द पीपल दोज हु आर द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या करते हैं ना, इन लोगों को लूटने के चक्कर में रहते हैं, फार्मर्स का क्रॉप्स को कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में बेच के खुद मुनाफा करते हैं। तो इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन से फार्मर को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने मार्केट रेगुलेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फिक्स किए, जिसके चलते कि इस तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है फार्मर का, उससे उनको बचाया जा सके। राइट, नेक्स्ट वन इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिसिटी, एज यू नो, इट इज ए मस्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बट अनफॉर्चुनेटली एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम में देयर वर ओनली 1300 विलेजेस विच हैड बीन इलेक्ट्रीफाइड। इलेक्ट्रिसिटी 1300 गांव में ही था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड पूरा ऑल ओवर कंट्री ओनली 6400 पंप सेट्स वेयर देयर फॉर इरीगेशन। इरीगेशन के लिए 6400 ही पंप सेट थे 1947 में। बट गवर्नमेंट ने रूरल एरिया को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, एंड जिसके चलते एक बहुत बड़ा चेंज आया इंडिया में। इट वाज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट, यू कैन से। एट द एंड ऑफ द 4th 5-year प्लान,
ठीक है। फोर्थ 5 ईयर प्लान, 5 वार्षिक योजना जो है, चौथा 5 वार्षिक योजना दैट इज 1969-74 के अंदर इंडिया में 1,55,000 1,55,000 से भी ज़्यादा विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी आ गई एंड मोर देन 24 लाख पंप सेट्स कुड बी इंस्टॉल्ड इन इंडिया। इंडिया में इतने सारे पंप सेट का भी इंस्टॉलेशन हो पाया बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिफिकेशन स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। So, my dear friends, these were some major steps which are taken under the Green Revolution to promote what? Agriculture production in our country. उसके बाद और एक जो मेजर स्टेप लिया गया वो था मेकानाइजेशन ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग को मेकानाइज करना। मेकानाइज मीन्स टू यूज मशीन्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, हम फार्मर अपना मेहनत करेगा बट नॉट एज ए मैनुअल लेबर बट एज ए पर्सन who will what use the machine, who will use tools, techniques and equipments in the field of agriculture, tractors, threshers, plowers। इस तरह का मशीन यूज करने से क्या होता है, हमारा लेबर बचता है, टाइम बचता है, पैसा का खर्च भी बचता है एंड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो फार्मिंग में मशीन्स का भी इंट्रोड्यूसन किया गया एंड लेट मी टेल यू हियर दैट फार्मर्स को एनकरेज किया गया कि आप लोग मशीन का यूज करें एंड गवर्नमेंट आपको कम दाम में, फाइनेंस फैसिलिटी में, सब्सिडाइज रेट में आप लोगों को मशीन आपको अवेलेबल करवाएगा। तो सच स्टेप्स वेर ऑल्सो टेकन। ओके, नाउ विल सी सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन का इंडिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा? तो पहला जो सबसे अच्छा इम्पैक्ट रहा वो है राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द जीडीपी। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बहुत बढ़ा एंड एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ने के चलते इंडिया का जीडीपी में भी इंक्रीज आया। ठीक है, इंडियन जीडीपी ऑल्सो कुड राइज बिकॉज ऑफ दिस राइज इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर दिस ग्रीन रिवोल्यूशन। सो दैट वाज एन अचीवमेंट। सेकेंडली, जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा तो फार्मर्स का भी इनकम बढ़ा। ऑब्वियसली प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो फार्मर अपना सरप्लस क्रॉप को एक्स्ट्रा क्रॉप से उसको बेच के ज़्यादा इनकम कर सकता है। तो दैट वाज अगेन एन अचीवमेंट। thirdly, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। इंडिया फॉरेन कंट्री से जो फूड ग्रेन इंपोर्ट करता था पहले बिफोर 1960s वो बंद हो गया। इंडिया अभी सेल्फ सफिशिएंट हो गया फूड क्रॉप्स में, फूड सिक्योरिटी हम अचीव कर पाए। सो दैट वाज रियली यू कैन से ए बिग सक्सेस फॉर इंडिया। ओके, फोर्थ वन इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। देखिए, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन से हैं जो कि फूड क्रॉप्स को लेके या तो यू कैन से एग्रीकल्चर क्रॉप्स को लेके कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे कि आप शुगर मिल्स, शुगर बनाता है बट उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, शुगर, जो कि फार्मिंग से आता है। आटा कहाँ बनता है, इंडस्ट्री में, बट आटा बनाने के लिए गेहूं चाहिए, व्हीट चाहिए, जो कि आता है फार्मिंग से। तो इस तरह से अगर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली उसको जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं उनका भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन हेल्प्ड इन ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा जब HYB सीड का यूज हुआ, फार्मिंग टेक्निक्स का यूज किया गया, इरिगेशन का यूज किया गया, तो बहुत सारे लोगों का ज़रूरत पड़ा खेत में काम करने के लिए फॉर डिफरेंट वर्क्स एंड दैट इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स। ये बहुत बड़ा चेंज है। एटीट्यूड मतलब हाउ डू यू लुक, हाउ डू यू एक्सेप्ट चेंजेस इन एग्रीकल्चर। पहले क्या था, हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड बिकॉज दे वर कंसिडरिंग इट एज ए सीन। वो पाप सोचते थे इसको कि हम खेत में मशीन चलाना ये पाप है, खेत में केमिकल यूज करना वो पाप है। बट they were made to understand that we have to increase the food production and that is possible only by using chemical fertilizers, only by using modern techniques in the field, otherwise we will be always starving to death। हम लोग हमेशा फूड की कमी रहेगी, हमको परेशानी उठाना पड़ेगा। तो उनको ये समझाया गया एंड जब एग्रीकल्चरल चेंजेस होने के बाद जब धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ने लगा, they could understand this, they could realize this, that's okay, then we have to accept these things। slowly उनके मन में एक चेंज आया, एटीट्यूड चेंज हुआ टुवर्ड्स मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड दैट इज वाई
नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड क्रॉप्स। ओके, सो ये था कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अभी हम कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखेंगे। ठीक है, हम सोचते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन का इट वॉज ओनली बेनिफिशियल फॉर द कंट्री। नो, इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहा। तो पहला नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? इंक्रीज्ड इनकम इनइक्वालिटी अमंग द फार्मर्स। तो देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन के चलते फार्मर्स के बीच जो इनकम का गैप था वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? जो बड़े बड़े फार्मर थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन था, ज़्यादा पैसा था, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिला ग्रीन रिवोल्यूशन से। एंड जो छोटे फार्मर थे, कम ज़मीन वाले फार्मर थे या तो मार्जिनल फार्मर थे, दे डिड नॉट गेट मच बेनिफिट प्रॉफिट फ्रॉम दिस रिवोल्यूशन। नेक्स्ट, रीजनल इम्बैलेंस और इनइक्वालिटी। रीजनल इम्बैलेंस क्या है? रीजन, इंडिया के बहुत सारे रीजन है। तो मैंने जैसे कहा था कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन वाज वेरी मच सक्सेसफुल एंड इट इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर्स ऑफ दोज स्टेट्स टू मैनी व्हाट टाइम्स। बहुत उनका इनकम बढ़ा था, उन राज्यों का प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ा था। बट मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, दे वर लेफ्ट आउट फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? कुछ रीजन डेवलप्ड हो गए एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया रिमेन्ड एज दे वेयर बिफोर। सो दिस वाज वन टाइप ऑफ we can say failure of the green revolution. Next is land and water degradation due to heavy use of chemicals. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं केमिकल्स का फील्ड में, इससे क्या होता है? लैंड तो हमारा सॉइल का फर्टिलिटी जो है वो दिन ब दिन घटता ही जाता है। एंड दूसरा जो मेजर डैमेज ये करता है वो है in the rainy season, rain water washes these chemicals from the soil and the rain water carries these chemicals into the sea and oceans. जब वो पानी जाके सी एंड ओशन का पानी को गंदा करता है, टॉक्सिक वेस्ट को लेके वहाँ पे पहुँचाता है, तो वो मेरीन इकोसिस्टम को एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ओके, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। As I told you that now we are more and more dependent on irrigation from ground water. ग्राउंड वाटर मीन्स पंप हम यूज़ करते हैं, बोरवेल करते हैं, जिसके चलते हम पानी यूज़ करके सप्लाई करते हैं। तो इससे ग्राउंड वाटर टेबल दिन ब दिन नीचे जा रहा है। ओके, जो पहले हम लोग 10-15 फीट में हमको पानी मिलता था, अभी हमको 100-150 फीट खोदने के बाद ही पानी मिलता है। एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ व्हाट प्रमोशन ऑफ इरीगेशन थ्रू ट्यूबवेल्स एंड बोरवेल्स। ठीक है, तो it is again we should not ignore this fact that in future if this situation continues then we may be facing severe water scarcity. Next is loss of genetic diversity. genetic diversity का मतलब ये होता है कि पहले हमारे पास बहुत किस्म के बीज थे, बहुत अलग अलग वैरायटी के राइस थे, बहुत अलग अलग वैरायटी के पल्सेस, दाल, व्हीट, अलग अलग वैरायटी के थे एंड फार्मर्स उसको कल्टीवेशन कर रहा था। ठीक है, चाहे उसका प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो। बट आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन व्हाट वी सी दैट 75% ऑफ राइस फील्ड्स इन इंडिया में जहाँ जहाँ भी राइस का कल्टीवेशन होता है 75% हिस्सा इंडिया में हम ये देखते हैं कि ओनली 10 वेराइटीज ऑफ राइस प्लांट्स आर कल्टिवेटेड, जो कि पहले 30,000 वेराइटीज़ का राइस प्लांट कल्टीवेशन होता था, अभी वो कम होकर ओनली 10 वेराइटीज ऑफ राइस प्लांट्स आर फाउंड इन 75% ऑफ द कल्टिवेबल और कल्टिवेटेड लैंड इन इंडिया। सो दिस इज अनडाउटेडली a major shortcoming of the green revolution because it is going to wipe out the varieties that once used by our farmers in our country. ठीक है, ये एक लॉस ऑफ स्पेसीज, लॉस ऑफ varieties to the nature है। नेक्स्ट, द बेनिफिट्स वेर कन्फाइंड टू क्रॉप्स लाइक wheat and rice only. तो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इट वॉज मोर सक्सेस, इट वॉज इफ यू से इट वॉज पार्शियली सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ wheat and rice. It could not bring so much increase in the food production for pulses, your oil seeds, इस तरह का चीज़ों का इतना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट इज राइज इन हेल्थ कंसर्न्स। हेल्थ कंसर्न्स का मतलब अगर हम केमिकली ग्रोन फूड क्रॉप को कंज्यूम करेंगे एज डाइट, ऑब्वियसली हमारा हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप करेगा ही। ठीक है, दैट इज़ वाई नाउ पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्शियस फॉर
consuming organic crops. There is a rising demand for organically cultivated crops क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स कम रहता है एंड दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ. बट ग्रीन रिवोल्यूशन में जो हम इतने सारे केमिकल्स का यूज करते हैं एज फर्टिलाइजर, एज पेस्टिसाइड्स, एज इंसेक्टिसाइड्स, इसके चलते क्या होता है, वी आर डैमेजिंग आवर हेल्थ स्लोली बट परमानेंटली. नेक्स्ट इज डैमेज टू द मेरीन इकोसिस्टम एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू. सो ये था कुछ मेजर demerits of the green revolution. I hope you enjoyed the class, and if you have any kind of queries or comments to make, please don't hesitate to share with me so that I will take all possible steps to make it better and more useful for you in my coming videos. Okay, so see you in our next video. Till then, take care and have a nice day. Thank you.